के सिंह। आज का टॉपिक आपका और मैं प्रताप कैंपस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज का टॉपिक जो आपका जो पिछले अटेम्प्ट पे मैंने लिया था नाउन का चैप्टर, तो नाउन में आपका आधा चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया था। नाउन नंबर के बारे में चर्चा करी थी मैंने। अब आपका रहेगा नाउन केस के संदर्भ में। ये आपके बारे में और नाउन केस के बारे में आप आज पढ़िएगा। तो पिछले जो वीडियोस में मैंने जहाँ से छोड़ा था उसी के आगे देख लीजिएगा और आपका पूरा 2 ही वीडियोस में आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा नाउन का। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा नाउन केस। तो नाउन केस की बात करूँ तो केस जनरली 4 प्रकार के हैं, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, माने जाते हैं। और वैसे 5 प्रकार का भी मान लेते हैं, कभी कभी नाउन में देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इन्हीं के बारे में चर्चा कर दूँ। सबसे पहले आप नॉमिनेटिव केस कह लीजिए और इसका दूसरा नाम आप सब्जेक्टिव केस कह लें आप। सेकंड आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा आपका हो जाएगा पॉजेसिव केस और फोर्थ हो जाएगा वोकेटिव केस। इसका दूसरा नाम ये भी होता है एक्यूसेटिव केस और पॉजेसिव हो गया, इसको बोलते हैं आप जेनिटिव केस। अर्थात आपका कर्ता कारक है, इसके दो नाम है जहाँ पे मैंने लिख दिया है। सेकंड आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस जिसको कर्म कारक बोलते हो, इसका अंदर नेम ये भी है एक्यूसेटिव। और थर्ड वन आपका हो जाएगा पॉजेसिव केस या जेनिटिव। कभी कभी GENI के स्थान पर EV लिखा रहता है, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट। और वोकेटिव का मतलब संबोधन कारक होता है। यदि मैं इसकी हिंदी की चर्चा करूँ तो सुन लीजिएगा आप। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक और पॉजेसिव केस आपका हो जाएगा संबंध कारक। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। अर्थात ये 4 प्रकार के केस जनरली यही होते ही हैं। और यदि कभी किताबों में 5वां केस भी लिखा हुआ है तो कभी कभी नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं इसको, या फ्रेज इन या केस इन एपोजिशन ऐसा भी बोलते थे। तो इसके 2 नाम इसके भी है, नाउन केस इन एपोजिशन ऐसा भी कह सकते हो आप, और ऐसा कह लीजिए हाँ नाउन इन एपोजिशन कह लीजिए। और या फ्रेज इन एपोजिशन या केस इन एपोजिशन अलग अलग नाम तरीके से हो जाते हैं, तो ये आप कह लीजिएगा। तो चौथा ये, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वर्ड की क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव से यदि आगे नहीं आते बल्कि उसको क्वालिफाई करने वाले कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो उस वर्ड के बाद लिख दिए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ अशोका द ग्रेट, अब्दुल कलाम के बाद मैं लिख दूँ, उनके बाद अब्दुल कलाम साहब का नाम लिख दूँ और 2 कॉमा के बीच में लिख दिया जाए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज अ साइंटिस्ट एज वेल। यदि ऐसा लिख दिया जाए तो उनकी क्वालिटी क्या है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर उसको 2 कॉमा के बीच में लिख दिया, उसको क्या कहा जाएगा, नाउन इन अपोजिशन या केस या फ्रेज इन अपोजिशन ऐसा नहीं कह सकते हो आप। तो एक प्रकार का केस ये भी जनरली मान लिया जाता है। ये है आपका। तो पहले इन पर चर्चा कर लीजिए। 5 केस की मैंने चर्चा करी है, नॉर्मली 4 केस की चर्चा में आते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस ये आपके जितने भी लिखे हुए हैं इनको आप तो सिंपल एक लाइन में समझ लीजिएगा कि यदि जो नॉमिनेटिव केस लिखा है या सब्जेक्टिव केस, कोई भी नाउन आपका, कोई भी नाउन यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है, अर्थात ऐसा कोई भी नाउन आपका हो जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के रूप में यूज किया गया है, वो नाउन किस केस में माना जाएगा, नॉमिनेटिव केस में। कुछ भी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि इसके लिए मैं लिख दूँ एग्जाम्पल, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, ये लिखा है। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन। ये पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो मोहन
जब लिखा है यहाँ पर तो मोहन का यूज आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है, अर्थात मोहन ये जो आपका एक नाउन है तो नाउन का हमने यूज कहाँ करा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात नॉमिनेटिव केस के एग्जाम्पल के रूप में क्या है, मोहन हो जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से आपके समझना है, अर्थात कोई भी नाउन जब सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो वह नाउन किस केस में माना जाता है, सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में। क्लियर है, बहुत आसान है। और जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट यदि लिखे हुए हैं किसी सेंटेंस में और कोई भी नाउन सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो वो किस केस में कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे मैं कह दूं कि ही इज मोहन, अब यहाँ पर ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज वर्ब हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब ये क्या ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया, नाउन। तो ये मोहन सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में आया, लेकिन केस कौन सा है इसका, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है। इसके अलावा आपका एक वोकेटिव होता है, मैं इसको थोड़ा सा बाद में चर्चा करूंगा। वोकेटिव मीन्स होता है संबोधन कारक, इसको आप बोलते हो संबोधन कारक, अर्थात किसी व्यक्ति को आप एड्रेस करते हो, संबोधित करते हो, बुलाते हो, ये सारी चीजें कुछ कहते हो, उसको आप वोकेटिव केस के नाम से जानते हो। जैसे कह दिया जाए कि मोहन कम हियर, तो मोहन यदि कम हियर मैंने बोला तो मोहन कम हियर, या कम हियर मोहन ऐसा भी कह सकता हूं। तो यहां पर मोहन को बुलाया गया है, अर्थात मोहन को एड्रेस या संबोधित किया गया है। एड्रेस मीन्स संबोधित करना भी होता है, और पता मालूम जैसे होता है, किसी चीज़ की जानकारी होती है, उसको भी बोलते हैं एड्रेस। बट यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में बोला हुआ है, अर्थात मोहन कम हियर या कम हियर मोहन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा आपका, वोकेटिव, अर्थात किसी को संबोधित किया जाता है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब अगला जो बचा हुआ लास्ट, इसको मैंने तीसरे नंबर पर हालांकि लिखा था, इसके बारे में मैं आपको डिफाइन करता हूँ, क्योंकि यही एग्जाम में, ये तो मैंने बहुत हल्के रूप में बता दिया, जनरली इनके बारे में इतना ही है बताने के लिए। और पॉजिटिव केस जो आपका है संबंध कारक, अर्थात इसका संबंध किसी न किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से बना होता है। तो संबंध बनाने वाले जितनी कंडीशंस आपकी हो रही हैं वही आपको ये हेडिंग में डाल के अभी बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इसका यूज करना है। अब आप देखिएगा इसको, आसान है, कुछ ज़्यादा 4-6 रूल्स हैं आपके, उन पर फोकस कीजिएगा तो आपका इसी में से कोई ना कोई एग्जाम में आपके स्टाइल करते हैं जो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पॉजिटिव केस, जिसको मैंने हिंदी में बताया ही आपको, पॉजिटिव केस लिखा हुआ है, अर्थात आप संबंध कारक बोलते हैं इसको हिंदी में। क्लियर। और पॉजिटिव केस, अब केस की हिंदी देखी जाए तो कारक ही होता है, अर्थात इसका संबंध किससे है वो पॉजिटिव केस कहलाता है। और इसके 2 तरीके हैं, यदि किसी नाउन का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बनाते हैं तो जनरली इस केस में एक एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, या आप कॉमा लगा करके जिसको जनरली आप बोलते हो इस तरीके से, ये सिंबल के रूप में आपका, तो इसका यूज करते हो और इसका हिंदी अर्थ निकलेगा का या की या के। तो जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ इस वर्ड का, इस सिंबल का यूज करते हो एपोस्ट्रोफी एस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा, का या की या के, जैसा आपका जेंडर होगा उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा आप। तो आपके कहाँ कहाँ रूल्स हैं, किससे इसका संबंध नाउन का जोड़ा जाता है, उसी के लिए आपके रूल्स हैं और इन्हीं को आपको लर्न करना है। इसी से रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। अब आप देखिएगा, पहले रूल की बात करूँ मैं तो आप इसमें ये देख लीजिए कि जितनी भी आपकी विद ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट, पहला रूल यही है आपका, विद ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स, with all living objects apostrophe s is used to make the possessive case of noun। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। तो कुल मिलाकर जितनी भी आपकी सारी वस्तुएं हैं जिनको आप लिविंग मानते हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु या पक्षी हो, उनका संबंध किसी से जोड़ते हो
तो आप क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करिएगा, जिसका अर्थ निकलता है काफी के। ये पहला आपका मूलभूत रूल कह लीजिए, आप नियम है आपका। तो जितनी भी समस्त सजीव वस्तुओं के साथ यदि दूसरी चीज़ों का संबंध जोड़ा जाता है तो उसके साथ क्या लगाएंगे आप, एपोस्ट्रॉफी एस। ये आपका रूल होता है। जैसे मैं कह दूं कि मोहन की किताब पढ़ने लायक है, तो मोहन्स बुक इज वर्थ रीडिंग, ये लिखा है आपका। तो किसकी किताब, मोहन की किताब। अर्थात पजेशन केस का मतलब है कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर कोई ओनरशिप या पजेशन, अधिकार या स्वामित्व दिखाता है कोई चीज, व्यक्ति या वस्तु, और जिससे संबंध बना है, जिस चीज का बना है उस पर नहीं लगाना है, जिससे उसका संबंध बनाया गया है। तो मोहन से इस व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार किसका दिखाया जा रहा है, मोहन का। अर्थात ये व्यक्ति नहीं बल्कि वस्तु है यहाँ पे। तो बुक पर अधिकार किसका है, अर्थात किसकी किताब, मोहन की किताब। तो जिस व्यक्ति से संबंध जोड़ा गया है उसी के साथ एपोस्ट्रोफी लगाइएगा, और जिसका शाब्दिक अर्थ निकलता है काफी के, जैसा जेंडर होता है उसी हिसाब से। तो किसकी किताब पढ़ने लायक है, वर्थ रीडिंग, अर्थात मोहन की बुक पढ़ने लायक है, तो इसका संबंध यह है। और मैंने बताया कि मोहन क्या है, लिविंग चीज है। इसी के अलावा और भी आपके तमाम चीजें, जैसे डॉग्स टेल हो गया, डॉग्स टेल, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है या लंबी होती है, या काउज टेल, तो आप कैसे लिखते हैं, काउज टेल, है, a cow's tail is long। तो किसी भी काऊ की टेल कैसी होती है, लंबी होती है। तो काऊ का संबंध किससे बना, टेल से। और तो किसके साथ, जिसका संबंध बनाया गया उसी के साथ एपोस्ट्रोफी लगाइएगा, और जिसका हिंदी अर्थ निकलता है काकी के। तो चाहे लिविंग में इंसान हो, चाहे जंतु जानवर जो भी होते हैं आपके, उनका संबंध किसी अन्य वस्तु से बना है, तो उन वस्तुओं या व्यक्ति वस्तु के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हो आप, जिसका अर्थ निकलता है काकी के। और ये पजेसिव केस का पहला नियम है आपका। मुझे लगता है बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, समझ में आ गया होगा। एक सारी चीज़ें एक एक करके आप देखते जाइएगा। अगला रूल आपका और है, तो ये क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके अलावा आप अगला रूल देखिएगा। कुछ ऐसी वस्तु हैं जो आपकी भले ही वो नॉन लिविंग है। तो पहला रूल तो मैंने कहा कि सारी जितनी भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफी लगाना है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और दूसरा तरीका यदि मैं इसको बता दूं कि जैसे मैंने मोहन की किताब कही थी, या मैं कह दूं कि राम्स पेन इज नाइस, राम का पेन कैसा है, सुंदर है। अब राम का संबंध पेन से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर ये हो गया राम्स पेन। लेकिन एक तरीका और भी एग्जाम्पल देखिएगा, और जितने भी नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, या मतलब वस्तु से मतलब यहाँ पर चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग चीज़ें हों, यदि उनका संबंध किसी अन्य चीज़ से जोड़ा जाता है तो इसका एपोस्ट्रोफी एस वाला तो लिविंग के साथ कंडीशन हो गई। इसके अलावा यदि हम ऑफ के सहारे जोड़ते हैं, ऑफ का भी मतलब क्या होता है, का, की या के। ऑफ मीन्स में से भी होता है, बट यहाँ पर किसी से संबंध जोड़ते हैं तो ऑफ का मतलब भी काकी के होता है। यदि ऑफ के सहारे बनाते हो तो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग चीज हो, सभी के साथ क्या करेंगे आप, एपोस्ट्रोफी एस के अलावा ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं यदि ऑफ के सहारे बनाऊं तो वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जैसे मैं कह दूं कि राम का पेन, तो हो जाएगा द पेन ऑफ राम इज नाइस, ये लिखा है आपका। तो जो इसका अर्थ पहले वाले सेंटेंस का है वही इसका है, बस फर्क इतना है कि आपने ऑफ के सहारे बना दिया। और लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, तो किसका पेन, राम का पेन, जो सेम अर्थ इसका निकल रहा है वही इसका निकल रहा है। एक तरीका यह है। जो आपकी एग्जाम में एरर आती है, मतलब कि एक सेंटेंस ये लिखा हुआ, सेकंड ये लिखा है, और तीसरा थर्ड सेंटेंस और लिख दिया उन्होंने, पेन ऑफ राम इज नाइस, एक ये लिखा है। मान लीजिए कि ये सेंटेंस आपके 3 लिखे हुए हैं, फर्स्ट वन आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड वन ये है, और फोर्थ आपका लिखा है ऑल आर करेक्ट, या इनमें से कोई ए सही है या सेकंड सही है, फर्स्ट सही है या सेकंड या थर्ड सही है, या ए और बी दोनों सही, मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों सही है,
या थर्ड और सेकंड दोनों सही है, या थर्ड गलत है, या ये गलत है, इस तरीके से मान लीजिए ऑप्शन लिखे हुए हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए तो ये 3 सेंटेंस लिखे हैं, तीनों में से सब सही है या इनमें से कोई गलत है। तो आपने जो यहाँ लिखा है, तो ये यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या, इसमें आर्टिकल दा नहीं लगा है, इसलिए ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक आर्टिकल का रूल होता है, आर्टिकल के चैप्टर मैंने बताया कि जब भी कभी भी किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जनरली होता है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, और इसके बाद आपकी वर्ब आती है, और यह बीच में भी आ सकता है स्ट्रक्चर ये। तो कभी भी ऑफ के आगे पीछे नाउन जोड़ा है तो पहला वाला नाउन आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके पहले जनरली क्या लगाते हैं हम लोग, द या ली कह लीजिए। इसलिए यहाँ पर द पेन ऑफ राम इज नाइस, क्योंकि निश्चित पेन हो गया, और जब कोई चीज़ डेफिनेट हो जाती है तो उसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग, आर्टिकल दी कह लीजिए या डेफिनेट आर्टिकल कह लीजिए। तो वो चीज़ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल दा नहीं था, इसलिए ये सेंटेंस कैसा था, रॉन्ग था। तो दो में से आपके ये दोनों सही है, एक तरीका ये है। तो जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं एपोस्ट्रोफी से लगा लो, और नॉन लिविंग चीज़ें हैं तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी कुछ कंडीशन है जो मैं लिखाने जा रहा हूँ। और बाकी आप चाहे लिविंग हो, चाहे इंसान हो, चाहे जंतु जानवर हो, चाहे नॉन लिविंग हो, सारे सेंटेंसेस को आप यदि पार्टिसिपेशन बनाते हैं तो आप ऑफ के सारे भी बना सकते हो, अर्थात बोथ सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये दिमाग में रखिएगा, दोनों तरीके आपके अलग हो सकते हैं और स्टाइल ऑफ राइटिंग में भी डिफरेंट, बट बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट हियर। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके। क्लियर है ये? अब आप अगला और देखिएगा, मैं कुछ चीज़ें लिख दे रहा हूँ, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जल्दी आते हैं। देखिएगा, जैसे कह दिया जाए, जैसे आपकी डिस्टेंस, समझिएगा, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, या आपका लीव हो गया, बल्कि टाइम कह लीजिए, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, या मनी हो गया, और वेट। ये दिमाग में रखिए सारी चीज़ें। जब भी किसी सेंटेंस में डिस्टेंस या लेंथ के बारे में मेंशन किया गया हो, टाइम के बारे में बताया गया हो, या मनी या धन संपत्ति के बारे में, या वेट या वजन के बारे में बताया गया हो, या तो इतनी चीज़ों के बारे में किसी सेंटेंस में मेंशन किया गया है और इनका संबंध किसी से जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा, मनी के लिए जब भी किसी का संबंध जोड़ा जाता है, जो मनी की इकाई होती है, तो उनके लिए एक वर्ड आता है वर्थ या वैल्यू। प्राइस नहीं लिखना है, यदि ये अमाउंट आता है तो उसकी इकाई आती है। और यदि वेट शब्द लिखा है तो किसी भी चीज़ का वजन होता है तो वेट शब्द ही लिखा आना चाहिए। जैसे 1 किलोग्राम का वजन, तो कुल मिलाकर के वजन बताने वाली चीज़ है। मनी की जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स ऑफ मनी, और यूनिट्स ऑफ टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स, या यूनिट ऑफ टाइम कह लीजिए, या टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड, या लेंथ एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं। जैसे लंबाई, छोटी लेवल की लंबाई होती है उसको लेंथ आप कह सकते हो, और बड़ी दूरी की लंबाई होती है उसको आप डिस्टेंस कह लीजिए, जैसे किलोमीटर हो गया, और ये आपका छोटा सा इंच हो गया, और जो भी कह सकते हो आप, तो लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इस हिसाब से आपका इनको बताने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, अर्थात यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, मनी एंड वेट, with these type of words apostrophe s is used to make the possessive case of noun। तो याद रखिएगा, ये नॉन लिविंग चीज़ें भले ही हैं, लेकिन ये चूंकि रूल के अंतर्गत आते हैं कि इनका संबंध भी किसी चीज़ से जोड़ते हो आप, तो इनके साथ भी क्या करिएगा, एपोस्ट्रोफी s लगाइएगा। बस फर्क इतना है कि वजन बताने वाली जो भी यूनिट होगी उसके साथ वेट शब्द आएगा, और मनी या मनी को एक्सप्रेस करने वाली जितनी भी वर्ड्स हैं, अर्थात यूनिट्स ऑफ मनी, उसके साथ उसकी कीमत की बात होती है तो वर्थ या वैल्यू लिखा जाता है, प्राइस या कॉस्ट नहीं लिखा जाता। तो दिमाग में रखिएगा, ये शब्द से जुड़ा होगा, इसमें वेट शब्द जुड़ा होगा, तो इनका संबंध भी एपोस्ट्रोफी s लगा करके हम लोग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नोट करिएगा, देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कह दूँ $1 की कीमत ₹1 की कीमत से ज़्यादा है, तो देखिएगा एग्जाम्पल, a डॉलर्स वैल्यू, या वर्थ भी कह सकते हो आप, वर्थ लिखा हुआ है।
अ डॉलर्स वैल्यू या वर्थ इज मोर देन अ रुपीज, ये लिखा। अब देखिए यहाँ पर डॉलर ये किसकी यूनिट है? आपकी मनी की। तो मनी की इकाई है और दो इकाइयों के बारे में रुपये भी क्या है? ये भी मनी का एक इकाई है, अर्थात यूनिट है आपका। तो यहाँ पर ये ना सोचिएगा कि $1 और $1 में कंपैरिजन किया गया है, या $1 की कीमत और $1 में कंपैरिजन किया गया, बल्कि नोटिस करिएगा कि $1 की कीमत यहाँ पर वर्थ या वैल्यू ही लिखा जाएगा, प्राइस या कॉस्ट नहीं लिखते, बल्कि जो इकाइयाँ हैं उनके साथ वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। और बाकी चीज़ों के लिए कर सकते हो आप, क्योंकि यूनिट्स ऑफ मनी है तो उनके लिए कीमत का वर्ड यही होता है, दो ही में से इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो $1 की कीमत कितनी है? ज़्यादा है। किससे है? $1 से नहीं, बल्कि $1 की कीमत से। यदि एरर आपके एग्जाम में ऐसे आएगी तो ये गलत कंपैरिजन है। इसका मतलब है कि $1 की कीमत $1 से ज़्यादा है, जबकि यहाँ $1 की बात नहीं हो रही, $1 की कीमत की बात हो रही है। तो अ डॉलर्स वैल्यू, ये डॉलर नहीं ज़्यादा बल्कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और किससे? $1 से नहीं, बल्कि $1 की वैल्यू से। तो यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी एस दोबारा से लगाना पड़ेगा। हाँ, ये वर्ड्स आपको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये लिख दिया तो इसका मेंशन यहाँ ऑटोमेटिकली मान लिया गया है, अर्थात $1 की कीमत $1 की कीमत से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इनका संबंध इससे बना है, तो इनके साथ भी क्या है? यूनिट ऑफ मनी है, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिएगा। तो एक तरीका ये है कि जितने वर्ड्स मैंने बोले हैं आपके, इनके साथ भी क्या करना है आपको? एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है नाउन का पॉजेसिव केस बनाने के लिए। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करिए मैंने। इसके अलावा आपके कुछ रूल्स और भी हैं, अब देखिएगा यहाँ पर और भी रूल्स में चर्चा करूँ। एक ये है, तो इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ, जैसे मैं कह दूँ कि जब दो नाउंस, इसको नोटिस करिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जब दो नाउंस एंड से जुड़े हों और दोनों का आपस में क्लोज रिलेशन होता है, तो बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। और यदि दोनों का संबंध आपस में नहीं है, क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो आप दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करिएगा। एक आपका रूल, ये भी आपका जो थर्ड कैटेगरी रूल, ये भी आ जाता है। जैसे मैं कह दूँ, यहाँ पर नोटिस करिएगा, राम एंड सीता's सन इज क्यूट, ये लिखा है। अब यहाँ पर मैंने कहा, जैसा रूल बताया कि जब दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हों? आपके एंड से जुड़े हों। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो एक आपका राम हो गया सिंगुलर नाउन, एक सीता हो गया। अब सीता और राम किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। और इनका संबंध किससे बताया गया है? सन से। तो जब इनका संबंध किसी एक व्यक्ति वस्तु से जोड़ा जाए और दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, तो बाद वाले अर्थात सेकंड वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। अब तो यहाँ पर देखिए, अब चूंकि सन एक है, सिंगुलर है, तो इससे पता चलता है कि राम और सीता का यदि पुत्र एक है, ये नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि ये हस्बैंड वाइफ के रोल में है यहाँ पे, इसलिए इनका पुत्र कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए, और डिफरेंट जेंडर है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। और यदि मैं ऐसा कह दूं, राम एंड मोहन सन इज क्यूट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। ये सन लिखा हुआ है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा ठीक से। ये अब लिखा है राम एंड मोहन सन इज क्यूट। अब यहाँ पर आप देखो, दो नाउन आपके, जो रूल मैंने बताया कि दोनों नाउन आपके एंड से तो जुड़े हुए हैं और एक वचन के भी आगे सिंगुलर भी है, और इनका संबंध यदि आपस में क्लोज है, क्लोजली रिलेटेड है, आपके संबंध जुड़ा हुआ है, तो बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हुए। अब यहाँ पर बाद में तो लगा दिया, लेकिन आप देखिए कि पुत्र की संख्या एक है और ये व्यक्ति दोनों क्या हैं? सेम जेंडर के हैं। इसलिए सेम जेंडर की वजह से राम और मोहन ये मैस्कुलिन जेंडर में है और इनका एक पुत्र कैसे हो सकता है? ये ग्रामेटिकली तो इनकरेक्ट है ही, नेचुरली इनकरेक्ट कह लीजिए आप। तो इस तरीके से आपका ये गलत हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को यदि मैं संशोधन थोड़ा सा करूं, जैसे ये आपका लिखा है कि राम्स एंड मोहन्स, समझिएगा यहाँ पर, राम्स एंड मोहन्स
सन्स आर क्यूट, एक ये लिखा है। तो राम्स एंड मोहन सन्स आर क्यूट, अब यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड तो नहीं है क्योंकि दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगाया, इट मीन्स ये अलग व्यक्ति ये अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के साथ लगाया तो उनके पुत्र, भाई राम का भी एक पुत्र हो जाए, एक मोहन का, एक हो चाहे दो हो, कम से कम पुत्रों की संख्या कैसे हो जाएगी, प्लूरल में। इसलिए आपका यहाँ पर क्या मानेंगे कि राम का भी पुत्र और मोहन का, अर्थात दोनों के पुत्र, स्वाभाविक सी बात है प्लूरल में होगा, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके रूल्स बनते हैं, तो दिमाग में रखेगा। और यहाँ पर मैं यदि कह देता राम्स, तो यहाँ पर सन्स लगा देता, आर कर देता, तो ये भी सही हो जाता, अर्थात राम और सीता दोनों के पुत्र। लेकिन यहाँ पर राम और सीता दोनों हस्बैंड वाइफ के रूप में नहीं रहते क्योंकि दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। तो ये नोट करेगा, ये क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी आसान क्वेश्चन समझ में नहीं आते कई बार, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों का आपस में क्लोज संबंध है, तो बाद वाले नाउन के साथ अर्थात सेकंड के साथ एपोस्ट्रोफी लगाइएगा। और दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं, दोनों का संबंध आपस में नहीं है, क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगाइएगा। लेकिन संबंध बताने वाला वर्ड भी सही कंडीशन में होना चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका एक रूल और भी देख लीजिएगा कि जो भी आपके कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन, पहली बात तो कंपाउंड नाउन समझ लीजिएगा। कंपाउंड नाउन क्या होता है भाई, आपने तो 5 ही नाउन समझे होंगे जो नाउन के चैप्टर मैंने जनरली चर्चा करी थी। आपका कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल हो गया, ये सारी चीज़ें कलेक्टिव हो गया। तो कंपाउंड नाउन भी एक प्रकार का नाउन है। कंपाउंड का मतलब ऐसे संयुक्त होता है। शाब्दिक शब्द की बात करूँ, हिंदी की शाब्दिक अर्थ की बात करूँ तो कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलकर के एक नया वर्ड बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलकर के एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, अर्थात एक मीनिंगफुल वर्ड का निर्माण करते हैं, उनको बोलते हो आप कंपाउंड नाउन। बशर्ते उनका एक बहुत क्लियर अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 वर्ड को जोड़ दिया या 3 को जोड़ दिया। जैसे मैं कह दूं कि चीफ मिनिस्टर और फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, और आपका सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जनरल हो गया। तो ये आपके वर्ड्स हैं काफ़ी, जिनको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो इसका रूल ये है कि कंपाउंड नाउन 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है और एक नया, एक क्लियर अर्थ देता है, ना कि सारे शब्दों का जो मिले हुए उसमें सबका अर्थ अलग अलग नहीं देता, बल्कि कंबाइंड मीनिंग देता है, अर्थात एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बना है, तो उसमें जो भी लास्ट का वर्ड होगा, अर्थात उसी के साथ क्या करोगे आप, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हो जब उसका संबंध किसी से जोड़ा जाता है। जैसे मैं कह दूं हर मदर इन लॉज नेचर इज नॉट गुड, ये लिखा है, ये आपका नेचर लिखा हुआ है, या आप बिहेवियर कह लीजिए, ऐसा कह लीजिए। अर्थात उसकी मदर इन लॉ, इसमें देखिए कंपाउंड नाउन क्या है, मदर इन लॉ, ये 3 शब्दों से मिलकर भले ही बना है, लेकिन ये क्या है, इसका मदर इन लॉ का एक अलग पर्टिकुलर अर्थ है। तो ये लास्ट वाला जो वर्ड लिखा है इसमें कौन सा, एक पहला मदर है, सेकंड इन है, तीसरा लॉ है। तो मदर इन लॉ, लास्ट वर्ड कौन सा है, लॉ, तो इसके साथ आपने एपोस्ट्रोफी जोड़ा, अर्थात इसमें जोड़ते तो गलत हो जाता, ऐसी एरर आपकी एग्जाम में आती है। तो उसकी मदर इन लॉ का जो बिहेवियर है या नेचर भी लिखते हैं, स्वभाव वो कैसा है, अच्छा नहीं है, तो इसमें आपने एपोस्ट्रोफी जोड़ा। कॉमन एरर जो एग्जाम में आती है, तो इसमें जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो एक तरीका आपका ये है। अब समझ में आ गया होगा ये। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक नियम और देख लीजिएगा कि जितने भी आपके somebody
nobody, anybody, everybody, और इसी को आप कह सकते हो someone, anyone, everyone, और आपका no one। अर्थात कितने वर्ड्स हो गए आपके? 8 हो गए। हालांकि ये प्रोनाउन है आपके। अब किस प्रकार के प्रोनाउन है तो इसकी मैं चर्चा करूं तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कह सकते हो, या कभी कभी इसको वेग भी नाम देते हैं। इंडेफिनिट या वेग एक ही चीज है। इसका दूसरा नाम क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इनके साथ भी आप किसका एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो यदि किसी का संबंध इनसे जोड़ा जाता है। दिमाग में रखना है नोबडी समबडी, अर्थात नो, एनी, एवरी और एनी, या सम, नो, एनी और एवरी में आपने बड़ी जोड़ लिया, 4 वर्ड बन गए। और इन्हीं चारों शब्दों में आपने 1 जोड़ लिया तो 8 वर्ड बन गए। इनको रटना नहीं है, समझ लीजिएगा। इनके साथ भी किसी का संबंध जोड़ा जाता है तो इनके साथ भी क्या करेगा? एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है आपको। और इन शब्दों के बाद बाय द वे कभी एल्स वर्ड आ जाए, 2 रूल है इसमें। इन सारे वर्ड्स के बाद कोई भी एक वर्ड आता है और उनके साथ ELSE जो मैंने लिख रखा है एल्स वर्ड आता है तो इसका एपोस्ट्रोफी एस का यूज फिर इसके साथ करिएगा। नहीं आता है ये तो इन्हीं वर्ड्स के साथ करना है। क्लियर है? तो आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। जैसे मैं किसी के पेन को लाइक नहीं करता, मैं किसी के पेन को लाइक नहीं करता हूँ तो कैसा हो जाएगा एग्जाम्पल? आई डोंट लाइक, डू नॉट भी कह सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्शन है। आई डोंट लाइक एनी वंस पेन, ये लिखा है आई डोंट लाइक एनी वंस पेन। तो अब यहाँ पर आपने लिखा है एनी वन का संबंध किससे बना? पेन से। मैं किसी के भी पेन को पसंद नहीं करता तो आपने इसका संबंध इससे बनाया तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा दिया। और इसके अलावा मैंने कहा कि यदि इन शब्दों के बाद क्या आता है आपका, यदि एल्स वर्ड आता है तो एल्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज आपको करना है। तो जैसे मैं कहूँ कि जैसे देखा जाए यहाँ पर मैं बात करूं तो जैसे मैं कह दूं कि दिस इज माय पेन एंड दैट इज समवन एल्स, ये लिखा है। अब सिर्फ इतना लिखेंगे तो गलत है। आप समझिएगा, मैंने कहा कि यह मेरा पेन है और वह आपका किसी अन्य का, तो अन्य का क्या? पेन। तो पेन के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर आप यदि इस समवन एल्स लिखते हो तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह मेरा पेन है और वह कोई अन्य है, जबकि बात हो रही है मेरे पेन के और किसी अन्य के पेन की। तो यहाँ पर इसका संबंध तो अभी बना ही नहीं है। इसके बाद एल्स आया, बात हो रही पेन की तो अभी उसके बारे में मेंशन हुआ ही नहीं है। तो यह मेरा पेन है और वह है किसी अन्य का, तो समवन एल्स समबडी भी लिखा जा सकता है। हालांकि पूरी जाति को बताने वाला वर्ड्स होता है और जाति को इंडिकेट करता है, पूरे ग्रुप को नहीं करता, बल्कि ग्रुप को बताने वाले वर्ड्स हैं तो जिसमें वन आता है, और पूरी प्रजाति को बताता है तो जिसमें बड़ी जुड़ा होता है। चाहे आप समबडी बोलिए, चाहे नेगेटिव वर्ड नोबडी हो, और एनीबडी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एनीबडी का इस्तेमाल मैं हालांकि अगले कभी चैप्टर में बताऊंगा आगे। एनीबडी नेगेटिव वर्ड नहीं होता, बल्कि एनीवन या एनीथिंग या एनीवन ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही जनरली यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ जाकर, लेकिन वो नेगेटिव वर्ड नहीं होता। और समबडी या समथिंग, हालांकि ये नॉन लिविंग चीज के लिए होता थिंग वाला। समबडी या समथिंग या समवन, ये आपके जब भी आते हैं तो ये वस्तुओं को इंडिकेट करते हैं। तो ये दिमाग में थोड़ा सा रखना है आपका। अब यहाँ पर आपका जो आया है कि यह है मेरा पेन है लेकिन वह किसी अन्य का, तो इसमें आप क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिएगा। अब एपोस्ट्रोफी एस आपने लगाया
तो किसी, इसका मतलब है किसी अन्य का पेन, अर्थात ये पेन आपका शब्द यहाँ से छुप गया, अर्थात ये लिखा मान लीजिएगा, अंडरस्टूड है, लेकिन लिखना नहीं है, लिखेंगे तो ये गलती हो जाएगी। तो एक तरीका ये भी है कि इनके साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हो। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा, जैसे ये है ईच अदर और वन अनदर, याद रखिएगा, ईच अदर और एक वर्ड है आपका वन अनदर, अनदर भी कह लीजिए चाहे अनदर कह लीजिए। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, आपके आपसी संबंध को बताते हैं। ये दो चीज़ों के या व्यक्ति वस्तुओं के आपसी रिलेशन को इंडिकेट करते हैं, और ये आपके दो से अधिक, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग चीज़ें हों, तो इनको आप इंडिकेट करते हैं। ये वर्ड्स आपसी संबंध को बताते हैं। अर्थात प्रोनाउन की बात करूं तो दो प्रोनाउंस के एक प्रोनाउन का ये भी प्रकार है, जो कि दो प्रकार के हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंडेफिनिट या वो प्रोनाउन जो वेग प्रोनाउन जो मैंने बोला था। इसी दो प्रकार के प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, बाकी नाउन के साथ ही होता है। तो ये दो चीज़ों के आपसी संबंध और ये दो से अधिक के लिए, तो इनके साथ भी क्या लगाते हो आप? एपोस्ट्रोफी एस। तो एक रूल ये भी आ जाता है, जैसे हम कहते हैं कि हम एक दूसरे के विचारों को लाइक करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझो आप, तो वी लाइक ईच अदर्स आइडियाज, ये लिखा है। अब यहाँ पर आपने ईच अदर का इस्तेमाल किया। अब ईच अदर का यूज कितनी चीजों के लिए होता है? टू, व्यक्ति या वस्तुओं के संबंध के लिए। तो वी लाइक ईच अदर्स आइडियाज, तो यहाँ वी की संख्या दो व्यक्तियों से मानी गई, क्योंकि ये वर्ड लिखा है और ये कितनी चीजों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ वी का मतलब दो व्यक्ति हैं, डिफरेंट जेंडर भी हो सकते हैं और सेम जेंडर के हो सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के विचारों को लाइक करते हैं, तो एक दूसरे के विचारों को काफी के लिए आ रहा है, अर्थात इसका संबंध आइडिया से बना हुआ है, आइडियाज। तो आपका यहाँ, और यदि दो से अधिक होते हैं, जैसे 5 भाइयों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आपका 5 होता तो क्या जाता, वन अनदर्स। तो यहाँ पर या 5 भाई आपस में अपने विचारों को लाइक नहीं करते हैं, तो वहाँ पर वन अनदर का इस्तेमाल होता है। तो इतने वर्ड मैंने जितने बताए हैं, इनको याद कर लीजिएगा, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो आज के चैप्टर में मैंने जितना बताया है, इनको फोकस करिएगा। इससे रिलेटेड आपके नाउन केस जो भी हैं, तो जब भी आपके एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन, तो इन्हीं से आपके क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास का ये टॉपिक खत्म होता है नाउन का, और अगले नेक्स्ट जो भी क्लास होगी आपकी, तो अगला टॉपिक आपका जो भी रहेगा तो उस दिन बता दिया जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।